नमस्कार वानर सेना, मैं हूँ आपकी एजुकेटर नवमिता भट्टाचार्य और आप सब मुझे नोबिता मैम के नाम से बुलाते हैं, तो इसीलिए मैं भी अपना पहचान नोबिता मैम ही बताती हूँ। तो आओ चलो, अभी अभी हम लोगों ने ये वाला चैप्टर खत्म किया है, इज मैटर अराउंड अस प्योर, और अभी हम इसका एनसीईआरटी सोल्यूशन करने वाले हैं। तो हो पाए, वैसे तो मुझे पता है आप बैठोगे नहीं, बट हो पाए तो एक काम करो, एक पेन और पेपर के साथ बैठो, ताकि कुछ चीजें जो मैं बताऊं वो लिख भी लो और साथ में अपने दिमाग में इम्प्रिंट भी कर लो, अच्छा रहेगा। ठीक है, विदाउट मच फर्दर अडू, मैं मुझे पता है कि अभी अभी आप लोगों ने जो है वन शॉट पूरा पूरा चैप्टर देखा, तो बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा। तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा वक्त लेने वाली नहीं हूं, जल्दी जल्दी से खत्म करते हैं। ठीक है, तो विदाउट मच फर्दर अडू हमारा पहला सवाल देखो। पहला सवाल कह रहा है कि विच सेपरेशन टेक्निक विल यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि नीचे जो भी चीजें दी गई है, इनको अगर हमें अलग करना है एक दूसरे से, तो हम ऐसा कौन सा सेपरेशन टेक्निक लगाएंगे ताकि ये एक दूसरे से अलग हो जाए। तो सबसे पहला वाला देखो कितना आसान है, सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इन सोल्यूशन इन वाटर। यहाँ क्या करोगे बच्चे, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे हमें इवेपोरेशन ही करना पड़ेगा, इवेपोरेट करना पड़ेगा, है ना। यस इसका तो सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन ऐसा कुछ तो नहीं करोगे ना, इवेपोरेशन करोगे, बहुत बढ़िया। अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। तो बच्चे एक बात बताओ, सोडियम क्लोराइड को जो है अगर आप गर्म करते रहोगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा फिर, सोडियम क्लोराइड लिक्विड बनेगा और लिक्विड बनने के बाद वो गैस बनेगा, है ना। लेकिन अमोनियम क्लोराइड जो है ना, ये चुपके से क्या करता है, सीधे सॉलिड से गैस बन के उड़ जाता है। और इसीलिए इस जगह पे हम जो है सब्लिमेशन प्रोसेस का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम क्या करेंगे, सब्लिमेशन प्रोसेस का उपयोग करेंगे। अब देखो बताओ, स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ अ कार, मतलब इंजन ऑयल में कुछ मेटल्स रह चुके हैं और अब इन्हें हमें अलग करना है, तो क्या करेंगे हम, आई थिंक फिल्ट्रेशन विल वर्क, है ना। ज्यादा सरखपाई करने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी पीसेस है, बस एक छन्नी लो और उसमें से जो है तेल निकाल लो, तो तेल पूरा अलग से आ जाएगा और जो मेटल के छोटे छोटे टुकड़े रह जाएंगे उनको फिल्टर कर दिया, बस वो अलग से हमें मिल जाएंगे। ठीक है, डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स। तो वही वाली अपनी जो पेपर क्रोमेटोग्राफी जो हम करते हैं ना, उसमें जो है अलग अलग रंगों का, या फिर एक डॉट ऐसे डालो और फिर उसे एथेनॉल में डुबाओ, तो क्या होगा, एक रंग जो है, एक कलर जो है जल्दी तेज 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 भागेगा और दूसरा वाला जो धीरे धीरे भागेगा, तो आपको जो है कलर्स दिख जाएंगे। तो क्रोमैटोग्राफी होती है। ठीक है, क्रोमैटोग्राफी इसकी आंसर होती है। ठीक है, बटर फ्रॉम कर्ड, यार ये तो सबको पता होगा। वैसे हम कहते हैं चर्निंग, लेकिन चर्निंग का जो प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल ऑफ द चर्निंग ऑफ कोर्स इज सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या है उसकी, चर्निंग की मैं बोल रही थी सेंट्रीफ्यूगेशन अभी। हाँ, तो बटर को अगर कर्ड से अलग करना है तो उसकी जो प्रिंसिपल होती है वो होती है सेंट्रीफ्यूगेशन ही। ठीक है, और तेल और पानी को अगर अलग करना है तो क्या करेंगे, सीधी सीधी सी बात है, सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल करेंगे हम, है ना। सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल करेंगे हम, बहुत ही आसान सी चीज है। टी लीव्स फ्रॉम टी, यार ये तो सबको ही घर पे कर रहा होता है यार। चाय पत्ती और चाय को अलग करना है, क्या करोगे, छन्नी ले आओ बस, और क्या। फिल्ट्रेशन टेक्निक का हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। आयरन पिंस फ्रॉम सैंड, यहाँ पे हम मैग्नेटिक सेपरेशन का इस्तेमाल करेंगे, और तो कोई चारा ही नहीं है आपके पास। ठीक है, मैग्नेटिक सेपरेशन का यहाँ पे हमें इस्तेमाल करना है। व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क, ये आपने बचपन में ही क्लास 7 8 में पढ़ लिया था। विनोइंग करके एक ना टेक्निक आती है, तो विनोइंग का हम इस्तेमाल करते हैं, जहां वो खैतान या उषा का जो फैन होता है ना, उसको चला दो और ऐसे सर करके एक बास्केट में आपने पूरा वो ले लिया। उसमें से क्या होगा, जो हल्की हल्की जो चीजें होंगी वो उड़ जाएंगी, थोड़ा थोड़ा दूर जाके गिरेंगी, और जो भारी वाली चीजें होंगे, मतलब कि जो ग्रेन्स होंगे, जो दाने दाने जो होंगे, वो आपके एकदम पाँव के नीचे आके गिर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से करते हैं। फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर, यार इसका तो क्या ही करोगे, इसका या तो आप फिल्ट्रेशन कर सकते हो, देखो ठीक है, या तो आप जो है फिल्टर पेपर लगा के इसका फिल्टर कर दो, या तो फिर आप एक दूसरा काम जो कर सकते हो वो हो सकता है कि डिकेंटेशन कर दिया आपने। ठीक है, डिकेंटेशन मतलब पानी में वो घूम रहा है तो उसको ऐसे सर करके जो है जस्ट टेढ़ा करके थोड़ा सा निकाल के फेंक दो, तो बस डिकेंटेशन हो गया और वो अलग हो जाएगा। इतना ही काम करना है। ठीक है, तो यही कर सकते हैं। अब आंसर देख लेते हैं, बस आंसर भी सही है आई थिंक। इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, फिल्ट्रेशन, क्रोमेटोग्राफी, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेपरेटिंग फनल, फिल्ट्रेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, विनोइंग, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। क्या बात है, देखा बच्चे, बिना देखे चकाचक मैम ने आंसर ही कर दिया। चलो अब आओ दूसरा क्वेश्चन देखो, राइट द स्टेप्स यू वुड यूज फॉर मेकिंग टी, मतलब हमें चाय बनाने के स्टेप्स लिखने, ये कैसा सवाल है यार
और अच्छा चलो, सवाल को थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए इन्होंने लिखा है कि यूज द वर्ड सोल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, डिसॉल्व, सॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल, फिल्ट्रेट एंड रेसिड्यू। आओ चलो देखते हैं इसको कैसे किस तरह से लिखना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें 1 कप पानी लेना है। जो पानी है आपका वो क्या है, वो आपका एक सॉल्वेंट है, तो लिख दिया हमने सॉल्वेंट। अब इसको हीट करो। जैसे पानी बॉइलिंग टेम्परेचर पे पहुंचने वाला होगा उस टाइम पे हम उस पर सॉल्यूट ऐड कर देंगे, चीनी डाल देंगे उस पर, ठीक है। चीनी डाल देंगे तो चीनी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्यूट हो जाएगा। अब शुगर जो है वो डिसॉल्व होती है पानी में, ये हमें पता है ना, शुगर डिसॉल्व हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, अब जो है आपको एक सोल्यूशन मिल जाएगा पानी और शुगर का, ठीक है। अब आपको पता है कि शुगर बिल्कुल सॉल्यूबल है पानी में, कंप्लीटली सॉल्यूबल है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आधी छोटी चम्मच आपको चाय पत्ती डालनी है, और जो कि इनसॉल्यूबल होती है पानी में, ठीक है। ये पानी में सॉल्यूबल नहीं होती है, घुलती मिलती नहीं है। और फिर जब आप धीरे धीरे इसको बॉईल करेंगे तो आपको क्या करना है, मिल्क भी डालना है। मिल्क जो होता है वो भी सॉल्यूबल होता है पानी में, और इसे बॉईल कर दीजिए दोबारा से। अब क्या करना है, बन गई चाय यार, फिर तो फिल्टर करो, छन्नी ले आओ, फिल्टर करो। ये देखो, फिल्टर द टी with the help of a strainer. The tea is collected in cup is filtrate। जो आपको कप में मिली है उसे हम फिल्टरेट कहते हैं। और जो आपको चाय पत्ती के छन्नी में जो मिल गई है ना, छन्नी, चाय छन्नी जो होती है, हाँ, तो छन्नी के ऊपर जो चाय पत्ती मिली हुई है ना, उसे हम कहते हैं रेसिड्यू। बस बन गई आपकी चाय। आप जाओ और अपना जो सर दर्द हो रहा है ना 9th के एग्जाम को लेके, उसको कम करो वो चाय पी के, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो। अगले सवाल में लिखा है कि प्रज्ञा ने क्या किया है, 3 चीजों की सॉल्युबिलिटी उसने जो है डिफरेंट सब्सटेंसेस एट डिफरेंट टेम्परेचर्स उसने कलेक्ट किया, और उस डेटा को एक टेबल के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। ऑलराइट, रिजल्ट्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल एज ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस। रिजल्ट में क्या है, ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस, जो कि डिसॉल्व किया गया है 100 ग्राम पानी में, और 100 ग्राम पानी में डिसॉल्व करने के बाद आपको एक सैचुरेटेड सोल्यूशन मिला बच्चा, नॉट अनसैचुरेटेड, नॉट सुपर सैचुरेटेड, आपको एक सैचुरेटेड सोल्यूशन मिला, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या हमें टेबल को अभी पढ़ना जरूरी है, नहीं है। पहले हम सवाल देखते हैं कि सवाल में क्या पूछ रहे हैं। सवाल में ये पूछ रहे हैं कि व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 313 केल्विन। देखो ये तो बहुत आसान होने वाला है। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है बच्चा, ठीक है। आपको अब जाके जो है ना, एक बार देखो 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 देखो, यहाँ पे हम लिखते हैं पहले कि मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट को हम लिखते हैं KNO3, ठीक है, ये इसकी फॉर्मूला होती है। तो मास ऑफ KNO3 टू प्रोड्यूस, मास ऑफ KNO3 टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, क्या करना है, आपको एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है, ठीक है। सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है जिसमें कि पानी आप कितना ले रहे हैं, पानी आप ले रहे हैं 50 ग्राम्स, एट कितना, टेम्परेचर भी आपको बताया गया है 313 केल्विन, है ना। अब आओ देखते हैं इस टेबल पे, इस टेबल पे हमें कुछ ऐसा डेटा मिल रहा है क्या, मिल रहा है बच्चा। देखो 303 केल्विन, 303 केल्विन, वही जो हमारे सवाल में लिखा है। फिर देखो सॉल्युबिलिटी और पोटेशियम नाइट्रेट की, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 62 ग्राम्स। तो बस यार मिल गई, बात तो बन गई हमारी। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं। अब आपको क्या करना है, 62 डिवाइडेड बाय 100 तो आपको मिल रहा था, 100 ग्राम में 62 ग्राम्स आपने मिलाया हुआ है। अब आपको उसी के साथ जो है 50 मल्टीप्लाई कर दो, तो बस बात हो गई हमारी। तो ये जीरो कट जाएगा। 62 इंटू 5 अगर करोगे तो कितना मिलेगा, 5 2 10 होता है, 5 6 30 होता है, और वो हाथ में जो बचा हुआ था 1 वो भी जोड़ दो यहाँ पे, तो 31 हो जाता है, 310 डिवाइडेड बाय 10 अगर करोगे तो ये 31.0 ग्राम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये 31.0 ग्राम। यही आपका आंसर होना चाहिए। वैसे हम देखेंगे अभी आंसर थोड़ी देर में। दूसरा सवाल क्या पूछ रहा है, प्रज्ञा मेक्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर एट 353 केल्विन एंड लीव्स द सॉल्यूशन टू कूल एट रूम टेम्परेचर। व्हाट वुड शी ऑब्जर्व एज द सॉल्यूशन कूल डाउन। जैसे जैसे वो सॉल्यूशन ठंडा हो जाएगा उसको क्या दिखेगा, अरे क्या दिखेगा बच्चे, क्रिस्टल्स दिखेगा, है ना। पोटेशियम क्लोराइड का उसको क्रिस्टल्स दिखेगा, क्यों, क्योंकि उसने सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया। सैचुरेटेड सोल्यूशन में आपने बहुत सारा सॉल्यूट ऑलरेडी डाला है, और वो आपने थोड़ा गर्म करके डाला था, तो जैसे ही वो रूम टेम्परेचर में जरा सा ठंडा होने लगेगा आपको क्रिस्टल्स दिख जाएंगे। अब मैं बताऊंगी इसको लिखना कैसे है, बट अभी मैं आंसर बता रही हूँ बस आपको, ठीक है। अब देखो, फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293 केल्विन, व्हिच सॉल्ट हैज द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी एट दिस टेम्परेचर। आओ देखते हैं, देखो देखो देखो,
293 केल्विन में आपको पोटेशियम नाइट्रेट का दिया गया है 32, सोडियम क्लोराइड का दिया गया है 36, अमोनियम क्लोराइड का दिया है 37 और पोटेशियम क्लोराइड का दिया है 35। तो क्या आप बता सकते हैं कि किसका आंसर ज्यादा है? सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट 293 केल्विन पे दिया हुआ है। ठीक है, अब इन्होंने क्या पूछा? इन्होंने बोला है कि which salt has the highest solubility at this temperature। तो किसकी solubility सबसे ज्यादा है? ऑब्वियसली अमोनियम क्लोराइड की ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा ग्राम्स आपको डालने पड़ रहे हैं। ज्यादा ग्राम्स डालने का मतलब क्या है? सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए डाल रहे हैं ना, इसका मतलब कि आपने डाला और वो गायब हो गया, डाला आपने गायब हो गया, डाला आपने गायब हो गया, तो इसीलिए ज्यादा ग्राम्स आपको डालने पड़ रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। हाँ जी, चलो ठीक है। लास्ट वाला देखो, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट। तो देखो, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, क्या आपको दिखाई दे रहा है कि सॉल्युबिलिटी मतलब आपको ज्यादा ग्राम्स डालने पड़ रहे हैं? 100 ग्राम में आपको ज्यादा ग्राम्स डालने पड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट जो है वो इंक्रीज होती है। आओ एक बार आंसर सारा देख लेते हैं। तो देखो, पहला वाला मैंने आपको सॉल्व करके बताया, 31.0 ग्राम, 31.0 ग्राम ही है। ठीक है, क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड विल बी ऑब्टेन्ड। जैसे आप उसे ठंडा करोगे आपको क्रिस्टल्स दिख जाएंगे, बिल्कुल। सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट पूरा जो है टेबल से लिख लिया गया है। सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी है? अमोनियम क्लोराइड की है। और ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्ट जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ये भी सही लिखा है। चलो, अब हमें क्या करना है? एक्सप्लेन द फॉलोइंग बाय गिविंग एग्जांपल्स। ठीक है, हमें एग्जांपल देना है और इन्हें एक्सप्लेन करना है। तो देखते हैं क्या करना है हमें। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होती है बच्चों? एक ऐसी गिवन सॉल्वेंट, ठीक है, एक ऐसा सॉल्वेंट जिसमें कि नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। मतलब एक किसी भी टेम्परेचर पे अब उसमें अगर आप थोड़ा सा भी जो है एक्स्ट्रा सॉल्यूट डालने की कोशिश करते हो तो ये क्या बन जाएगा? सुपर सैचुरेटेड, मतलब वो डिसॉल्व नहीं होगा। तो इसे कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, इसे कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब सैचुरेटेड सोल्यूशन का तो क्या ही एग्जांपल होता है बच्चा? सैचुरेटेड सोल्यूशन का तो एग्जांपल ही ये है कि एक टाइम पे एक टेम्परेचर के बाद जो है आप उस पर और ज्यादा कुछ ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, ऑलराइट। अब देखो, प्योर सब्सटेंस आपसे पूछा था, तो प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि आप एग्जांपल में गोल्ड लिख लो, सिल्वर लिख लो, एलिमेंट्स है ये, लेकिन ये प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, कोलॉइड्स क्या होते हैं? कोलॉइड इज अ सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आर बिगर देन दैट ऑफ अ ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन में ये बिल्कुल गायब हो जाते हैं, बिल्कुल दिखाई नहीं देते, लेकिन कोलॉइड में ये थोड़े से बड़े होते हैं। आपको हो सकता है कि कभी कभार आपको आंखों से दिख जाए, कभी कभार नहीं भी दिखते हैं। And these particles, they cannot be seen with our naked eyes. They are stable, जैसे कि ink या ब्लड। तो इंक को जो है ना, बहुत ज्यादा अगर लाइट के बीच में कभी अगर देखने की कोशिश करो, पता नहीं अभी के इंक में नहीं होता होगा, वैसे पुराने जमाने के इंक में ना कई बार क्या होता था कि बहुत दिनों तक अगर आप इंक को रख दोगे ना, तो आपको एकदम ऊपर वाला जो है ना वो थोड़ा हल्का रंग का हो जाता था। तो यानी कि एक एक तरह से वो कह पा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इसमें जो पार्टिकल्स है वो जो है ऊपर के हिस्से में वो बहुत ज्यादा नहीं है, ये कहना चाह रहे थे। ठीक है, तो यही मैं कहना चाहती थी। एनीवे, अब देखो, सस्पेंशन की अगर मैं बात करूं तो सस्पेंशन में क्या होता है? सस्पेंशन इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसमें कि सॉल्यूट पार्टिकल्स काफी बड़े हैं और वो सेटल डाउन हो जाते हैं। जैसे कि अगर आपने चौक ले लिया, ठीक है, चौक पानी ले लिया, या फिर पेंट की अगर हम बात करें तो ये एक सस्पेंशन होता है। ठीक है, ये एक सस्पेंशन होता है। आओ चलो अगला देखते हैं। क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सोडा वाटर है आपके पास, लकड़ी है, एयर है, सॉइल, विनेगर और फिल्टर टी है। आओ देखते हैं क्या होगा हमारा आंसर। होमोजीनियस में हमें मिल जाएगा सोडा वाटर, विनेगर और फिल्टर टी। क्योंकि चाय ऐसा तो नहीं होता ना कि पहला सिप लिया आपने बोला कि ये तो बहुत मीठा है, दूसरा सिप आपने लिया फिर बोला कि अरे ये तो खट्टा खट्टा लग रहा है, टेस्ट थोड़ी चेंज हो जाता है, ऐसा नहीं होता है ना। होमोजेनियस यूनिफॉर्मिटी है, पूरे कप में आपको यूनिफॉर्मिटी मिलेगी। हालांकि कुछ लोग क्या करते हैं, चाय निकालने के बाद उसमें चीनी डालते हैं और तब जाके ऐसा हो सकता है कि एकदम आखिरी वाला जो हिस्सा वो ज्यादा मीठा लगे, है ना, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बना, क्योंकि पानी सॉरी चीनी जो है वो डिजोल्व ही नहीं हुआ। तो ये हो सकता है। लेकिन अगर आपने चाय बनाते वक्त, मतलब जब आप पानी गर्म कर रहे थे, दूध उबाल रहे थे, उस टाइम पे अगर आपने चीनी डाली हो,
तो सारी चीजें बहुत ही अच्छे से वो मिक्स हो जाती है और फिर आपको ऐसा नहीं लगता कि इसमें चीनी कम है, इसमें ये खट्टा लग रहा है, ऐसा नहीं होता फिर आपको, ठीक है। और हेट्रोजीनियस की अगर हम बात करें तो लकड़ी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, एयर इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सॉइल इज ऑल्सो हेट्रोजीनियस। यहाँ पे आपको पार्टिकल्स अलग अलग दिखते हैं कई बार, ठीक है, ऑलराइट, पार्टिकल्स आपको दिखते हैं कई बार, एयर में नहीं दिखता है क्योंकि एयर इज लाइक इट्स ट्रांसपेरेंट, लाइक इट्स नॉट विजिबल, ठीक है। हाउ वुड यू कंफर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज अ प्योर वाटर? आप कैसे कंफर्म करोगे कि आपके पास एक कलरलेस लिक्विड आई है, कैसे कंफर्म करोगे ये पानी बिल्कुल ही प्योर? आप क्या करोगे? बाय फाइंडिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कलरलेस लिक्विड। आप इसका बॉइलिंग पॉइंट निकालो। जैसे आप बॉइलिंग पॉइंट निकालोगे, अब आपको पता है कि प्योर वाटर जो है ना वो क्या करता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस में ही बॉयल होता है, ना उससे 1 पॉइंट ज्यादा ना उससे 1 पॉइंट कम, ठीक है। तो अगर ये पानी जो कलरलेस लिक्विड जो है आपके पास, अगर ये भी 100 डिग्री सेल्सियस में बॉईल हो गया, तो इसका मतलब है कि दिस इज प्योर, बिकॉज प्योर सब्सटेंसेस हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होती है वो अलग नहीं होती है, वो चेंज नहीं होती है। ये एक इन्नेट प्रॉपर्टी होती है किसी भी पार्टिकल की, किसी भी एलिमेंट की, किसी भी सब्सटेंस की, कि यही मेरा बॉइलिंग पॉइंट है और मैं बार बार अपने बॉइलिंग पॉइंट को नहीं बदलूंगा, ठीक है। इस तरह से नहीं होता, तो एक ही बॉइलिंग पॉइंट होता है और जैसे ही आप वो लगा लोगे आपको पता चल जाएगा कि ये क्या चीज है। चल आगे बढ़ते हुए देखो, आगे बढ़ते हुए विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस? क्या आइस, मिल्क, आयरन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड, मर्क्यूरी, ब्रिक, वुड और एयर? इतने सारे आपके पास ऑप्शन है। प्योर सब्सटेंसेस होंगे आपके आइस। देखो आइस आप बोलोगे कि मैम ये तो कंपाउंड है, लेकिन बच्चे इस कंपाउंड में हर एक मॉलिक्यूल H2O का ही होगा। अब अगर मैं बात करूं आयरन की तो हर एक मॉलिक्यूल यहाँ Fe का होगा। अगर मैं बात करूं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, ये भी एक कंपाउंड है लेकिन हर एक मॉलिक्यूल यहाँ पे H और Cl का बना हुआ होगा। अगर मैं कैल्शियम ऑक्साइड की बात करूं तो ये बना हुआ होगा Ca और O का। और अगर हम मर्क्यूरी की बात करें तो ये बना हुआ होगा हर एक मॉलिक्यूल इसका Hg का बना हुआ होगा, ठीक है। वुड, एयर और ब्रिक, अभी अभी आपने पढ़ा है कि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं, तो बिल्कुल ही सही है कि ये प्योर सब्सटेंस तो नहीं हो सकते। आगे बढ़ते हुए आइडेंटिफाई द सॉल्यूशंस अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर्स। इन मिक्सचर्स में से आपको सॉल्यूशंस पता करना है। क्या सॉइल एक सॉल्यूशन है, सी वाटर एक सॉल्यूशन है, एयर एक सॉल्यूशन है, कोयला क्या ये एक सॉल्यूशन है, या फिर सोडा वाटर, इनमें से कौन सा सॉल्यूशन है? तो बच्चा सॉल्यूशन ऑब्वियसली आपका सी वाटर होगा, सोडा वाटर होगा और एयर भी होगा। अब कई बच्चे बोलेंगे हैं बच्चा सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं होता कि वो लिक्विड सॉल्यूशन ही होना जरूरी है। कई बार क्या होता है कि सॉल्यूशन में सॉल्वेंट जो होता है ना, सॉल्वेंट जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हो, सॉल्वेंट डिसाइड्स द स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्वेंट क्या करता है? डिसाइड करता है कि सॉल्यूशन का स्टेट लिक्विड होगा, गैस होगा या सॉलिड होगा। तो गैस तो सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन भी होता है बाय द वे, यस। सॉल्वेंट डिसाइड्स द स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्वेंट क्या करता है? सॉल्यूशन के स्टेट को डिसाइड करता है। समझ आ रहा है आप लोगों को? यस, समझ आ रहा है सब लोगों को, ठीक है। तो यस, सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन भी होता है, सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन भी होता है। अब उसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि क्लास 11th और 12th में एक चैप्टर आता है मोल कॉन्सेप्ट और दूसरा चैप्टर आता है सॉल्यूशन, जो कि क्लास 12 में आता है। वहां जब आप पहुंचोगे तो वहां पे मैं आपको बहुत ही उम्दा चीजें बताने वाली हूँ। आपको बस क्या करना है, इंतजार करना है 2 साल का, एक्चुअली 1 साल का। 9th दे दो, फिर 10th का एग्जाम दे दो, फिर तो 11th में मैं फिर से मिल जाऊंगी आपको, ठीक है। तो बेसिकली अभी अगले 3 साल के लिए मैं आपका हाथ नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि मैं आपको जेई इंग्लिश चैनल में भी पढ़ाती हूँ, रैंक प्लस जेई इंग्लिश चैनल में भी पढ़ाती हूँ। तो आपको क्या करना है, बस आना है वहां पे, बैठना है क्लास में और मस्त मजेदार तरीके से आपका जेई भी क्लियर होने वाला है, ठीक है। अगर आप नीट के बच्चे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट तो सेम ही आना है ना, कॉन्सेप्ट तो सेम ही आना है। बस प्रॉब्लम्स जेई वाले थोड़े से ऊपर लेवल के होते हैं, थोड़े अव्वल दर्जे वाले होते हैं, तो उसमें थोड़ा कैलकुलेट ज्यादा करना पड़ता है, बाकी सेम सेम ही चीज है।
तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना मुझे कि आप बनना क्या चाहते हो। आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, आपको एस्ट्रोनॉट बनना है, आपको एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनना है, आपको आपको क्या बनना है, न्यूज एडिटर बनना है, आपको जो है आपको डांसर बनना है, आपको एक्टर बनना है, आपको फोटोग्राफर बनना है, आपको क्या बनना है जरूर बताना। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना होता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, अब मैं पढ़ाती हूँ तो बता दिया मैंने, ठीक है। ऐसा मत समझना कि मैं भी डॉक्टर इंजीनियर बनने की बात करें, नहीं बिल्कुल नहीं। देखो मैं तो खुद ही डॉक्टर इंजीनियर नहीं हूँ, मैं तो खुद ही नहीं हूँ, मैं तो टीचर हूँ। तो आप क्या बनना चाहते हो प्रत्येक कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। तो बच्चा टिंडल इफेक्ट इसमें से कौन दिखाएगा? जो कोलॉइड होगा। सॉल्ट सोल्यूशन बिल्कुल ही कोलॉइड नहीं है, मिल्क इज अ कोलॉइड, यस, तो ये दिखाएगा जरूर। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन सोल्यूशन इज नॉट अ कोलॉइड। स्टार्च सोल्यूशन जो है ये भी एक कोलॉइड होगा, तो मेरे ख्याल से आंसर होगा आपका मिल्क एंड स्टार्च सोल्यूशन। और क्या बात है, पैट ऑन माय शोल्डर, क्योंकि तुम तो अपने शाबाशी खुद नहीं दे पा रहे हो, ये मुझे पता है। तो तुम भी अपनी शाबाशी खुद देने के लिए जो है आंसर चैट बॉक्स में लिखते रहो बच्चे, तब जाके ना खुद शाबाशी दे पाओगे। हाँ, ऐसे क्या मैम ही पढ़ाएगी और मैम ही अपने पीठ पे थपथपाएगी क्या? ऐसे थोड़ी होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। बहुत ही बढ़िया चीज है। देखो सोडियम, सोडियम क्या हो जाएगा बच्चा? सोडियम जो है ये तो एक एलिमेंट है, हमें पता है। सोयल जो है ये क्या है? ये तो एक मिक्सचर है। शुगर सोल्यूशन जो है ये क्या है? शुगर सोल्यूशन तो कंपाउंड बिल्कुल नहीं है, मिक्सचर जरूर है ये, ठीक है। सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो सिल्वर एक एलिमेंट है। कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड है। टिन इज एन एलिमेंट, सिलिकॉन इज एन एलिमेंट, कोल इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ, कोल को क्या बोल सकते हैं? कोल एक्चुअली बना तो होता है कार्बन से, अब इसे एलिमेंट बोले, कंपाउंड बोले, मिक्सचर बोले, चलो इसका आंसर देख लेंगे। एयर जो है ये तो मिक्सचर है, सोप जो है ये तो मिक्सचर ही है बिल्कुल। मीथेन जो है ये एक कंपाउंड है। कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है। ब्लड जो है ये भी एक मिक्सचर है। तो आओ चलो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास। कोयला, टिन, कार्बन डाइऑक्साइड और कोल, ये क्या है? ये क्या है? एलिमेंट्स है। अच्छा, टिन, कार्बन डाइऑक्साइड, कोयला मिक्सचर है बच्चा, कोयला जो है ये मिक्सचर है। तो बेसिकली इस तरह से लिखा था मैंने, इस तरह से लिखा था, लेकिन जब मैंने गूगल स्लाइड से इसको डाउनलोड किया तो ये कुछ इस तरह से सांप जैसा बन गया, है ना, सांप जैसा बन गया। तो ये है, ये इसका ये इसका बेसिकली इस तरह से मुझे लिखना था। एलिमेंट्स में है सोडियम, सिल्वर, टिन, सिलिकॉन। कंपाउंड्स में है कैल्शियम कार्बोनेट, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और सोप। सोप कंपाउंड में नहीं आ सकता बच्चे। सोप मुझे, मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता सोप कंपाउंड में आ सकता है। सोप कंपाउंड में नहीं आ सकता है। सोप को इधर ही आना पड़ेगा, मिक्सचर में ही आना पड़ेगा यार। सोप को तो है जो मिक्सचर में ही आना पड़ेगा, क्योंकि सोप में काफी सारी चीजें मिलाई जाती है। सोप में ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, सोप में फैटी एसिड्स होते हैं। तो मेरे ख्याल से सोप को जो है मिक्सचर में ही रहना चाहिए। लेकिन एक बार आप चेक कर लोगे ना इस चीज को दोबारा से, अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं भूल गई हूँ, हो सकता है मैं भूल गई हूँ, ठीक है। एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है, चेक कर लेना कि सोप कंपाउंड में आता है या मिक्सचर में आता है। मेरे ख्याल से मिक्सचर में आना चाहिए, लेकिन फिर भी आप बता देना मेरे को, ठीक है। चलो बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस, इनमें से कौन सा केमिकल चेंज है? ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, रस्टिंग ऑफ आयरन, मिक्सिंग ऑफ आयरन फाइलिंग्स एंड डस्टिंग, ये तो बिल्कुल नहीं है। कुकिंग ऑफ अ फूड, ये केमिकल चेंज होगी। डाइजेशन ऑफ फूड, केमिकल चेंज होगी। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, फिजिकल चेंज होगी। बर्निंग ऑफ अ कैंडल, केमिकल चेंज होगी। रस्टिंग ऑफ आयरन जो है ये भी केमिकल चेंज होगी। ग्रोथ ऑफ अ प्लांट जो है, ग्रोथ ऑफ अ प्लांट भी एक एक्चुअली में केमिकल चेंज होगी, क्योंकि एक बार ग्रो कर गई तो ये इट्स ब्रिंगिंग अबाउट अ न्यू चेंज, राइट, इट्स ब्रिंगिंग अबाउट अ न्यू चेंज। और ग्रोथ में बहुत सारे मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शंस होते हैं, है ना, मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो इसलिए ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, रस्टिंग ऑफ आयरन, कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ अ कैंडल, है ना। तो यानी कि ए, बी, कुकिंग ऑफ फूड, सी, डी और बर्निंग ऑफ अ कैंडल, तो 1 2 3 4 ये सारे आपके केमिकल चेंज वाले है। और इसी बात पे हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशन का खात्मा होता है। यही हमारा आखिरी सवाल था एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। अब आपकी बारी है कि आपको इन टेक्स्ट वाले सवाल जो है वो सॉल्व करना है, क्योंकि मैंने चैप्टर तो पढ़ा दिया है बच्चे। तो चैप्टर पढ़ के ये सवाल आप सॉल्व कर लो। विद दिस नोट, लॉट्स ऑफ लव, टाटा बाय बाय। आप पढ़ते रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहे, क्योंकि आपके जानू सर, मैं, प्रियल मैम, धाकर सर, द्विवेदी सर, हम बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट कंटेंट ला के दें, ठीक है। तो विद दिस नोट गाइस,
लॉट्स ऑफ लव, टाटा बाय बाय, आई सी यू लेटर, पढ़ते रहना एंड टेक केयर।